हेलो एवरीवन, दिस इज अखिलेश। हाय, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने नए टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक जो है संसद के पीठासीन अधिकारी, यानी हम आम भाषा में कहें तो आप सभी को पता है हमारे यहाँ पे संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। प्राय जो राज्यसभा है 80 में आता है, 80 मतलब आर्टिकल 80 में आता है, और लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में आता है। और आप सभी को पता है कि लोकसभा और राज्यसभा को चलाने के लिए उसके एक अध्यक्ष पद का क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। उन सब के बारे में प्राय जानेंगे और उन्हीं के बारे में विस्तार से शक्तियां जानेंगे, क्या है उनकी शक्तियां, किस आधार पे वो अपना कार्यकाल उनका कितना होता है, किस आधार पे वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, या उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता। इन सारे तमाम मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करेंगे पिछले कुछ लेक्चर आपको जो मिले हैं पॉलिसी संबंधित, उन सभी में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर फिर भी आप सभी से कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार का किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या आप सभी को बता दें कि आपकी सुविधा के लिए हमारा ऑफलाइन सेंटर है शिखर IAS, जो आलमबाग में स्थित है। आलमबाग के आप अवध चौराहे पे आर्यावर्त ग्रामीण बैंक जहाँ पे हेड ऑफिस है, उसी के बगल में हमारी कोचिंग संस्थान है। आप वहाँ पर भी आके हमसे मिल सकते हैं। तो चलिए, डाउट सेशन वहाँ भी हो सकता है, या अगर आप फ़ोन पे करना चाहते हैं 8318781729 पे कांटेक्ट करें, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं, पीठासीन अधिकारी की बात करते हैं। तो देखो, प्राय हम बात करेंगे कि लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है या कैसे निर्वाचित होता है, या लोकसभा में उपाध्यक्ष होता है, क्या होता है या नहीं होता है। उसी तरह में राज्यसभा में अध्यक्ष होता है या नहीं होता है, उपाध्यक्ष होता है या नहीं होता, उन सब के बारे में प्राय आज चर्चा करनी। तो चलिए देखते हैं लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। तो पहला सीधा सा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्या जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात है, क्या ये हमारे इतिहास में कहीं पहले से था या क्या एक नया पद का सृजन हुआ? तो जी हाँ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखो, आप सभी को पता है जब हमारे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक 1857 में क्रांति होती है, उसके बाद से क्या होने लगा, प्राय 1858 में एक भारत शासन अधिनियम आता है जिसमें यह कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना नेतृत्व था भारत में पूर्णतः समाप्त हो गया, तथा इसकी जितना भी शासन करेगी कौन करेगा, ब्रिटिश संसद, यानी सीधा सा क्राउन के हाथों में चला गया। उसी के बाद से क्या हुआ, 1858 से ही क्या होने लगा, भारत शासन अधिनियम आने लगे। क्योंकि उसके पहले जो आते थे 1853 में आया, या जो 1833 में आया, ये क्या थे, चार्टर एक्ट आते थे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में। चार्टर एक्ट कब तक आए और भारत शासन अधिनियम कब आने लगा, यानी क्यों आया 1857 क्रांति के बाद से क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम आने लगा। क्यों आया, क्योंकि सारी की सारी शक्ति किसके पास चली गई, क्राउन के पास चली गई थी। उसी क्रम में जब हम भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें तो 1919 में क्या होता है, एक भारत शासन अधिनियम आता है। ये देखो, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1919। इसी में प्राय क्या होता है, इसी में क्या होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का सृजन होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उपाध्यक्ष पद का सृजन होता है। ठीक है, किस कब होता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का सृजन होता है, जो प्राय 1921 में, जो प्राय क्या 1921 में, यानी 1921 में फ्रेडरिक साहब को, किसको, फ्रेडरिक साहब को और सच्चिदानंद साहब को, किसको, और सच्चिदानंद, ठीक है, और सच्चिदानंद साहब को क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः बनाया जाता है। यानी कि 1921 में जो केंद्रीय विधान परिषद थी, यानी जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद थी, उसका अध्यक्ष फ्रेडरिक साहब को 1921 में पहली बार और सच्चिदानंद साहब को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो यहीं से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का सृजन हो गया। तो हम मानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में चर्चा में कब से आया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो 1919 भारत शासन अधिनियम, जो क्रमशः 1921 में फ्रेडरिक और सच्चिदानंद साहब को बनाया गया। उसके बाद आजादी के बाद सबको पता है कि हमारे यहाँ संसद के दो सदन हुए, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो पहले हम जानेंगे लोकसभा के स्पीकर के बारे में, यानी लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। हम पहले जानेंगे लोकसभा के
अध्यक्ष के बारे में, और इसी के बाद हम समझेंगे राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखें, बेसिकली हम पहले समझते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। तो देखो लोकसभा का अध्यक्ष कैसे बनता है। हमारे यहाँ पर जब एक नई सरकार का गठन होता है, नई सरकार मतलब केंद्र स्तर पे जब एक नई सरकार का गठन होता है, एक नई लोकसभा का गठन होता है, तो उस समय क्या होता है, हमारे यहाँ पे सभा को चलाने के लिए क्या होता है, एक अध्यक्ष का निर्वाचन होना होता है। तो क्या कैसे क्या उसके बारे में जानेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मान लो कि 2019 में मोदी जी की जब नई सरकार आई लोकसभा के लिए, तो इसमें क्या हुआ, प्रायः अध्यक्ष को चयन करना था। जैसे वर्तमान समय में बिरला साहब है, इनका चयन कैसे हो, हम उन्हीं के एग्जाम्पल लेते हुए आपको समझाएंगे। तो देखिए मोदी जी की जब सरकार बनी तो इन्होंने क्या किया, जब पहली बैठक हुई, पहली बैठक में क्या हुआ, एक प्रोटेम स्पीकर बनता है। पहली बैठक में क्या होता है, एक प्रोटेम स्पीकर बनता है। जरा इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, मान्यता यही है, प्राय यही किया जाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, वह स्पीकर होता है जो समस्त सदस्यों का सबसे बुजुर्ग इंसान हो। यानी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य चुनकर आए उनमें से सबसे बुजुर्ग इंसान को क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, और इसी वाली जो पहली बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर। और इसी में क्या कर लिया जाता है कि जो अध्यक्ष होता है, जो अध्यक्ष को चयन होना होता है, उसकी निर्वाचन की क्या होती है, उसकी निर्वाचन की क्या होती है, तारीख को फिक्स कर लिया जाता है। लेकिन प्रायः तारीख कौन निर्धारित करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। यानी जो तारीख है कौन निर्धारित करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। तारीख कौन निर्धारित करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। क्योंकि ये प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाए जाते हैं, इनके बारे में भी जान लो। देखो सीधी सी भाषा है कि हमारी जब नई एक लोकसभा गठन हुआ तो उसका अध्यक्ष तो अभी चुना नहीं गया। चुना कब जाएगा, जब अध्यक्ष तभी चुना जाएगा जब लोकसभा चलेगी, तभी तो अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन लोकसभा को चलाने के लिए प्रायः क्या होता है, जो सबसे बुजुर्ग इंसान होता है, पहली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर को, उस सबसे बुजुर्ग इंसान क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर। और उन्हीं की अध्यक्षता में हम निर्वाचन की डेट फिक्स कर लेते हैं, जिसको कौन फिक्स करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। और जब उसके बाद इनका निर्वाचन हो जाता है स्पीकर साहब का, तो फिर क्या होता है, वो भारत के क्या बन जाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। निर्वाचन हो गया। प्रायः क्या होता है, सत्ता पक्ष का व्यक्ति क्या बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है। अध्यक्ष। और विपक्ष का व्यक्ति क्या बन जाता है, उपाध्यक्ष बन जाता है। क्या बन जाता है, उपाध्यक्ष। ये हमारी 11वीं लोकसभा से आया, 11वीं लोकसभा गठन से आया, कॉन्सेप्ट 11वीं लोकसभा का जब गठन किया गया वहां से एक कॉन्सेप्ट आया कि सत्ता पक्ष के व्यक्ति को हम अध्यक्ष बना देंगे, उन्हीं में से किसी एक को। और विपक्ष की जो विपक्ष बैठेगा, जो भारत का मेन विपक्ष होगा, उसके एक व्यक्ति को हम क्या बना देंगे, उपाध्यक्ष बना देंगे। यानी सत्ता अलग, जो अध्यक्ष को अलग पार्टी को होगा, दूसरे सत्ता पक्ष का होगा, और जो विपक्ष होगा उससे क्या होगा, उपाध्यक्ष हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ आया, प्रायः क्या आया, 11वीं लोकसभा से आया। ठीक है, अब इस आधार पे हमने तो जान लिया कि हमारे यहाँ पे एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है, एक उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। अध्यक्ष जो प्रायः होता है वो सत्ता पक्ष की पार्टी से आ जाता है, यानी जिसकी सरकार देश में चल रही होती है। और विपक्ष का प्रायः उपाध्यक्ष का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, विपक्ष के रूप में आता है। विपक्ष का मतलब जो दूसरी सरकार है, जो बहुमत में नहीं है लेकिन हाँ विपक्ष में जरूर बैठी हुई है मुख्य रूप से, उसके कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर आप सभी को इतनी बात समझ में आई तो वेरी गुड। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर इसी की बात आगे हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि क्या किस आधार पे जो अध्यक्ष होता है वो अपना पद या उसका पद को हटाया जा सकता है। तो पहली बात तो क्या है
पहला कब है, इसका कार्यकाल जो होता है, हम मानते ये हैं कि जब तक लोकसभा का कार्यकाल है, जब तक लोकसभा का जीवन काल है वो क्या होगा, तब तक वो कार्यकाल होगा। लोकसभा का जीवन काल, तब तक उसका कार्यकाल होगा। मान लो अगर ठीक है उसका कार्यकाल होगा। लेकिन हाँ, सबसे एक बात खास है कि अगर लोकसभा बीच में भंग हो रही तो वो भी काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा अपने पूरे 5 साल कंप्लीट कर ले रही है तो यह नहीं कि आज जैसे इलेक्शन के पहले क्या होता है, लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, लेकिन उस समय ये अपने पद से नहीं भंग होगा। अगर उस लोकसभा ने अपने पूरे 5 साल कंप्लीट किए, दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है, तो उस दौरान ये अपने पद से भंग नहीं होगा। तब तक नहीं भंग होगा जब तक नई सरकार नहीं बन जाती। जब तक नया इलेक्शन होकर नई सरकार नहीं बन जाती तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। प्राय ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम जानते हैं कि किन किन आधारों पर उसका पद खाली हो सकता है। पहली बात तो अगर वह संसद की सदस्यता छोड़ दे। दूसरी बात, अगर वह अपने पद से इस्तीफा दे दे, यानी अपने पद से इस्तीफा का मतलब क्या है, सीधी सी बात, अगर वो अपने पद से इस्तीफा दे रहा है यानी वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा है। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, अगर उस पर मान लो वो क्या कर रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष पद का असंवैधानिक रूप कर रहा है, ठीक है, यानी सीधा सा मतलब उसका संवैधानिक रूप से प्रयोग नहीं कर रहा है, तो उस पर क्या होगा, या किसी एक पक्ष को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, दूसरे पक्ष को कम सपोर्ट कर रहा है, सो उस दौरान क्या होगा, उस पर क्या लाया जा सकता है, हो सकता है कि उसको हटाने के लिए कुछ कर्म है। तो जी हाँ, बिल्कुल कर्म है। वो क्या है कि समस्त, ऐसे समझो, तत्कालीन समस्त सदस्य द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, जिसको 14 दिन पूर्व सूचित करना होता है। यानी सीधी सी बात है, अगर स्पीकर साहब पर क्या होगा, ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जाएगा तो उनको 14 दिन पूर्व सूचित किया जाएगा कि आपके ऊपर हम क्या ला रहे हैं, प्रस्ताव ला रहे हैं आपको हटाने के लिए, ठीक है। और समस्त सदस्यों के द्वारा क्या होना चाहिए, वो पास होना चाहिए। जो उस समय तत्कालीन समस्त सदस्य हैं, मान लो वर्तमान समय में 543 सदस्य हैं लोकसभा में, तो 543 के द्वारा क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तभी क्या होगा, वो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। जब ये कंडीशन होंगी तभी उसका पद क्या होगा, खाली हो जाएगा। तो ये था लोकसभा के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। अब इनकी कुछ शक्तियां और इनके कार्य हैं जिनके बारे में हम एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक चार्ट के माध्यम से हम समझते चलिए। आइए देखते हैं, जो संसद है उसके जो लोकसभा है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, उनके कुछ कार्य होते हैं, उनके कुछ कर्तव्य होते हैं, उनके पास कुछ शक्तियां होती हैं, उनके बारे में हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये 8 पॉइंट में हम उनके सारे कार्य, कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली बात क्या है, संसद का संचालन करेंगे। पहली बात तो क्या, वो संसद का संचालन करेंगे, वह विधि का निर्वाहन करेंगे, यानी जो कानून है उसका निर्वहन करेंगे, और उसका निर्णय अंतिम होगा, यानी जो संसद का, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। वो जो लेंगे वो अंतिम निर्णय होगा। यही उनकी क्या है, प्राथमिक कर्तव्य, यही क्या है उनका प्राथमिक कर्तव्य है। यानी हम आम भाषा में क्या है, जो लोकसभा के अध्यक्ष साहब होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, वो संसद का संचालन करते हैं, यानी लोकसभा का संचालन करते हैं। लोकसभा में सभा की जो संचालन करते रहते हैं, वहां पर विधि का निर्वहन करते हैं, वहां पर कानूनों का निर्वहन करवाते हैं वहां पे सदस्यों के द्वारा। साथ ही साथ उनका निर्णय जो होता है अंतिम निर्णय होता है, और यही उनकी क्या है, प्राथमिक कर्तव्य है। यानी लोकसभा के अध्यक्ष का प्राथमिक कर्तव्य क्या है कि लोकसभा को सही तरीके से चलाना, कानून को सही तरीके से पालन करवाना, साथ ही साथ
साथ ही साथ क्या होगा, उनका जो निर्णय होगा अंतिम निर्णय होगा। उसके बाद क्या है, दूसरी मेन बात क्या है, सदन के भीतर संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन का नियम तथा संसदीय उदाहरणों का अंतिम व्याख्याकार, यानी वो सदन के भीतर, यानी जब लोकसभा के अध्यक्षता कर रहे होंगे उस दौरान वो संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया यानी लोकसभा किस तरीके से चलाई जाती है उसके बारे में, और कार्य संचालन किस तरीके से कार्य संचालन किया जाता है उसके नियम तथा संसदीय उदाहरणों का अंतिम व्याख्याकार हो गए, यानी जो संसदीय उदाहरण देने होते हैं उसके अंतिम व्याख्याकार होते हैं। क्या होते हैं? अंतिम व्याख्याकार होते हैं। यानी सबसे बड़ी पावर किसको दी गई? संसद की, लोकसभा के, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को दी गई है। दोनों बातों में हमने समझा, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या बताई? गणपूत्र कोरम के अभाव पर सदन को स्थगित कर देना। मान लो कि जो गणपूत्र कोरम है, सभी को पता है, कुल निर्वाचित सदस्यों का, यानी कि जो कुल निर्वाचित सदस्य हैं उसका 1/10 होना अनिवार्य होता है, तभी सदन चलेगा। अगर मान लो 543 वर्तमान समय में है, अगर लगभग देखा जाए तो 55 सदस्य होने चाहिए। तो पहली बात तो 55 सदस्य क्या होंगे? लोकसभा को स्पीकर के मिला के 55 सदस्य हों, यानी 54+1 हम कर सकते हैं, लेकिन 55 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 55 से कम है तो क्या होगा? गणपूर्ण कोरम का अभाव होगा और उस दौरान हम लोकसभा को नहीं चला पाएंगे, यानी गणपूर्ण कोरम के अभाव पर सदन को स्थगित करना, ये होती शक्ति। उसके बाद बराबरी की स्थिति में मत देने का अधिकार। इसका मतलब क्या है? मान लो कोई कानून है, ठीक है, तो कोई कानून है, उस पर वोटिंग होगी, तो सामान्य अवस्था में ये वोट नहीं करते हैं, लेकिन एक कंडीशन पे वोट करते हैं। जब मान लो कि 60 वोट इधर भी पड़ जाए, 60 वोट सत्ता पक्ष से हो जाए, 60 वोट विपक्ष से हो जाए, जब ये दोनों में 60-60 हो गए तो 120 वोट हो गए। अंतिम वोट किसकी पड़ेगी? निर्णायक वोट जो होती है लोकसभा के अध्यक्ष की होती है। तो वही चीज बताएगी, बराबरी की स्थिति में मत देने का अधिकार किसके पास होता है? सदन के अध्यक्ष के पास होता है, सदन के अध्यक्ष के पास होता है। उसके बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, ये इसके पास स्पेशल पावर है। ये क्या है? इसकी स्पेशल शक्ति है, महत्वपूर्ण शक्ति है। ध्यान देना कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रायः यह कब होता है? जब किसी विधेयक पर, जब किसी कानून पर क्या होता है, आपस में मतभेद हो जाता है दोनों सदनों में, तो उस राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का सृजन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, धन विधेयक को निर्धारित करने का अधिकार, यानी कि लोकसभा के पास ये भी इसकी स्पेशल शक्ति है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो धन विधेयक को निर्धारित करेगा कि कौन विधेयक धन विधेयक है, कौन विधेयक साधारण विधेयक है, या कौन सा विधेयक है, ये सब कौन निर्धारित करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, और किसी के पास शक्ति नहीं होती है। मान लो अगर इसने बता दिया कि ये धन विधेयक है, तो फिर उस पर ना राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है, ना कौन कर सकता है? राज्यसभा का सभापति कर सकता है। मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास ये क्या है? स्पेशल पावर है। यानी बराबरी की स्थिति वाली वोट में मत देने का अधिकार, और दोनों सदन ये 5वां 6वां समझना है। दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, ये इसकी पहली पावर हुई स्पेशल। दूसरी स्पेशल पावर क्या है? धन विधेयक को निर्धारित करने का अधिकार, ये दूसरी इसकी स्पेशल पावर हो जाती है। उसके बाद चर्चा करते हैं दल बदल कानून का अधिकार, यानी सीधी सी बात है, संसद में कई सारी पार्टियों के सदस्य होते हैं, कई सारी पार्टियों के सदस्य चुनकर आते हैं, तो किस आधार पर दल बदल कानून उन पर लगेगा, किस आधार पर नहीं लगेगा, तो ये सब कौन निर्धारित करता है? तो संसद यानी लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है। उस सदन का अध्यक्ष निर्धारित करता है, चाहे ये लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, प्रायः ऐसा ही होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ये भी इसकी शक्ति, यानी दल बदल कानून का अधिकार इसके पास, कि कौन किस पर लगेगा, किस आधार पर लगेगा, किस आधार पर नहीं लगेगा। और एंटी डिफेक्शन लॉ वाला जो वीडियो है, मैंने इसके पहले ही पढ़ाया एंटी डिफेक्शन लॉ, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके देख लें, ठीक है। और इसकी अंतिम शक्ति क्या है? सदन के नेता के आग्रह पर गुप्त बैठक, यानी जो सत्ता पक्ष का अगर नेता है या सदन का जो नेता है, सत्ता पक्ष का प्रायः होता है, उसके आग्रह पर यानी उसके रिक्वेस्ट पर क्या होता है? ये गुप्त बैठक कर सकता है, और जब ये गुप्त बैठक करेगा
तो उस समय उस जो गैलरी होगी उस गैलरी में कोई जा नहीं सकता, जब तक नहीं जा सकता जब तक लोकसभा के अध्यक्ष का उसको क्या हो, सहमति ना प्राप्त हो, यानी लोकसभा के अध्यक्ष का उसको आदेश प्राप्त नहीं है तो तब तक नहीं जा सकता। ये क्या होती है, स्पेशल पावर्स होती हैं इसके पास, यानी क्या होती है, संसद के पीठासीन अधिकारी पास इतनी सारी पावर्स होती हैं। जब ये सारी पावर्स हैं उसके बाद हम बात करते हैं एक इसी जगह पे उपाध्यक्ष पद की। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं, जरा देखिए यहाँ मैंने लिख दिया उपाध्यक्ष। अब उपाध्यक्ष का मतलब क्या है, जब लोकसभा का अध्यक्ष गायब होगा तभी कौन होगा, उपाध्यक्ष होगा। जब लोकसभा का अध्यक्ष गायब हो जाएगा तभी कौन होगा, उपाध्यक्ष कार्य करेगा। जब लोकसभा का अध्यक्ष मान लो सपोज दैट नहीं है तो उस समय क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। उस समय क्या होगा, उपाध्यक्ष हो जाएगा। उस समय क्या होगा, उपाध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है, उधर ही बैठ जाना। ठीक है, चलिए देखते हैं उस कंडीशन में क्या होगा, सेम सब कुछ कौन करेगा। उस कंडीशन में सेम वही कार्य, यही वाली शक्ति किसके पास हो जाएगी, उपाध्यक्ष के पास। तो यानी कि जब अध्यक्ष अनुपस्थित होगा तो उस दौरान क्या होगा, उपाध्यक्ष कार्य करेगा। जब अध्यक्ष अनुपस्थित होगा उस दौरान लोकसभा का उपाध्यक्ष कार्य करेगा और वही सारी शक्तियां जो अध्यक्ष के पास है वही उपाध्यक्ष के पास हो जाएंगी। अब एक बात और हमें याद रखनी है कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष इस्तीफा देगा तो वो किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। यहाँ पे देख लीजिए हमने यहाँ पे अध्यक्ष भी लिख दिया। अब देखो यहाँ पे अगर अध्यक्ष इस्तीफा देगा तो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष देगा तो अध्यक्ष को देगा, यानी दोनों में से कोई इस्तीफा देगा तो एक दूसरे को देगा। बस यही था लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये था लोकसभा के बारे में। अब हम अभी चर्चा करें अगली स्लाइड में राज्यसभा के बारे में। तो चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। तो प्रायः देखो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में हम अध्यक्ष को क्या कहते हैं, सभापति कहते हैं, क्या सभापति कहते हैं, और उपाध्यक्ष को हम क्या कहते हैं, उपसभापति कहते हैं, उपसभापति कहते हैं। लेकिन सब दोनों एक ही चीजें हैं। तो देखो भारत में प्रायः जो राज्यसभा है उसका जो सभापति क्या होता है, देश का उपराष्ट्रपति होता है। यानी जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। तो वर्तमान समय में देश का उपराष्ट्रपति कौन है, श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, जो भारत के वर्तमान में अभी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन से नंबर के, 14वें नंबर के बने हैं। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है, प्रदेश सभापति होता है। और जो उपसभापति होता है वो क्या होता है, तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाता है, होते हैं उन्हीं में से प्रायः चुन लिया जाता है, उन्हीं में से किसी को चुन लिया जाता है। ठीक है, वही क्या हो जाते हैं, उपसभापति बन जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाता है, वही क्या बन जाते हैं, उपसभापति। अब बात करते हैं इनकी शक्ति पास होती हैं, वही सेम शक्तियां इनके पास होती हैं, लेकिन इनके पास दो शक्तियां उनकी कंपेयर में कम होती हैं। तो वो हम दो, भले ही उच्च सदन कहलाता हो लेकिन उसके सभाएं पावर कम होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो पहली है कोई विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार। यानी पहली शक्ति क्या नहीं है इनके पास, वही सारी शक्तियां हैं जो लोकसभा के स्पीकर के पास। इसीलिए हमने पहले लोकसभा पढ़ा, बाद में राज्यसभा पढ़ा था। ठीक है, वही सारी शक्तियां, लेकिन उनमें देखो मैंने बताया था ना कि लोकसभा के स्पीकर जो होगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, वो क्या करेगा, किसी भी विधेयक को धन विधेयक या साधारण विधेयक घोषित करने का अधिकार रखता है। लेकिन ये सभापति के पास होता है क्या, तो सभापति के पास नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, वो संयुक्त बैठक की क्या कर सकता है, संयुक्त बैठक
की अध्यक्षता करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, लेकिन क्या राज्यसभा करता है, लेकिन क्या राज्यसभा का सदस्य संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया। तो यानी कि दो शक्तियां राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है, तो सभापति कह लो या अध्यक्ष कह लो, जो भी तुम्हें मन है वो कह लो, क्या होती हैं? तो भैया बिल्कुल नहीं होती। कौन कौन सी नहीं होती? तो पहली बात तो धन विधेयक को विधेयक घोषित नहीं कर सकती, यानी किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने की शक्ति नहीं होती है। दूसरी बात, उसके पास संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने की शक्ति नहीं होती है। और यहाँ पे उपाध्यक्ष की बात करें तो मैंने बता दिया था कि इन्हीं जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी को क्या किया चुन लिया जाता है, उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो जो उपाध्यक्ष होता है कब बनेगा? सभापति। तो जब सभापति यानी उपराष्ट्रपति ना हो, वो देश में किसी कार्य की वजह से ऐसे घूमने कहीं बाहर गए हो या उनकी अनुपस्थिति में, जब वो अनुपस्थित होंगे, सभापति यानी उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे, तभी सभापति कार्य करेगा। और यहाँ पर भी वही सारी चीजें हैं कि अगर सभापति है, ठीक है, अगर देखो यहाँ पर जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष अगर पद त्याग करना चाहता है तो पहली बात, वो अगर अपनी सदस्यता यानी उसकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो रही है, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि अगर वो अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो किसको दे? सभापति को दे, यानी भारत के राज्यसभा के सभापति को दे। तीसरी वही चीज है यहाँ पर भी जो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में थी, क्या थी? तो अगर उसके ऊपर समस्त सदस्यों के द्वारा क्या किया जाए? प्रस्ताव लाया जाए, लेकिन 14 दिन पूर्व भी उसको सूचित करना है। यानी जिस तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है वही सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो किसको देता है अपना इस्तीफा? वो अपना इस्तीफा भारत के उपराष्ट्रपति को कह लें या राज्यसभा के सभापति को देता है। बाकी वही सारी चीजें जैसे सभापति के पास पावर्स हैं, वही सारी चीजें उपसभापति के पास हैं। जो चीजें इनके पास नहीं है वो चीजें इनके पास भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग में लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में आसानी से पढ़ लिया, अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो यहाँ पर भी आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग का वीडियो हल्के में लिया या मजाक में पढ़ लिया तो भाई यहाँ पर समस्याएं आएंगी। तो इसलिए फिर से मैं कहूँगा पहला वीडियो जो स्टार्टिंग में है उसको जरूर अच्छी तरीके से देखें, फिर अंतिम तक आएँ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, ये लेक्चर आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।